हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 29 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 मई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो डेली हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के करंट अफेयर का मैटर पाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, सीबीडी 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर ग्रुप डी या फिर इंडिया के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, तो प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए दोस्तों टेक्स्ट बुक आप सबको पता होगा, मॉक टेस्ट के सेक्टर में मार्केट लीडर है, तो इसने इपिक पास लॉन्च किया हुआ है। इपिक पास डेज 28 से 31 मई तक चल रहा है। इस दौरान अगर आप टेक्स्ट बुक का पास लेते हो तो आपको मिलने वाली है 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। यानी कि अगर आप कूपन कोड में MJT10 यूज करते हो तो 10% का डिस्काउंट तो आपको मिल ही रहा था, जो दिया जा रहा था पहले से ही, अगर आप हमारा कूपन कोड यूज कर रहे हो तो। साथ ही साथ अगर इस दौरान आप लेते हो 28 से 31 मई के बीच में, तो आपको 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाने वाली है। अगर आप 3 महीने का पास लेते हो तो 3 महीने में आप 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी जोड़ लो। 1 साल का लेते हो तो 1 साल में आप एक्स्ट्रा वैलिडिटी जोड़ लो। तो यानी कि आपके सिलेक्शन तक आपके पास रहेगा। और लगातार इसमें मॉक टेस्ट अपडेट होते रहते हैं। अभी जैसे एनटीपीसी सीबीडी 2 की एग्जाम को देखकर लेवल 6 लेवल 4 के एग्जाम को देखते हुए दोस्तों नए नए मॉक टेस्ट लाए गए हैं। तो अभी के लिए मौका है, आप जा करके इस टेक्स्ट बुक पास को अभी लीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। कल के दिन के क्वेश्चंस क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, नहीं तो आप भूल जाओगे। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए 6.15 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। लंदन काउंसिल में चुनी गई पहली दलित महिला मेयर बन गई हैं मोहिंदर के मिधा। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 40वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता करी हुई है। 15 से 21 जून के बीच में दोस्तों बांग्लादेश अपनी पहली डिजिटल जनगणना कराने वाला है। और मुरली श्री शंकर जी ने 12वें इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया है। अभी हाल ही में जितेंद्र सिंह जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। टॉम्ब ऑफ सैंड, ये दोस्तों कल और परसों से लगातार चर्चे में रहा, पूरे भारत में सेलिब्रेट किया गया। सभी लोग दोस्तों सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि पहला हिंदी भाषा में उपन्यास ऐसा है जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। इसको किसने लिखा है ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताओ। नरेंद्र बत्रा जी दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए हैं। फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में पहली क्रिप्टो करेंसी शामिल होने वाली बन गई है कॉइनबेस। और किशोर जयरामन को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBE से सम्मानित किया गया है, जो कि दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार होता है ब्रिटेन का। क्लियर? तो ये तो टॉप 10 क्वेश्चंस थे कल के वीडियो से जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन आपका है, तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो था ये ऑर्गेनिक को लेकर के एक्सपो था। एक प्रकार से एक्सपो आयोजित किया गया 26 से 28 मई के बीच में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें भारत ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे जो दोस्तों ऑर्गेनिक के प्रोड्यूसर्स हैं, एग्रीग्रेटर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, वैल्यू चेन इंटीग्रेटर हैं और इंडस्ट्रीज पार्टनर हैं, इन सब को एक प्लेटफॉर्म, एक मंच मिल सके और यहाँ पर वे बातचीत कर सके कि कैसे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का वो लोग निर्माण कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, और जैविक उत्पादन प्रणालियाँ जो हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सिस्टम है, इनकी क्षमता कैसे विकसित करी जा सकती है। तो इस पर ये एक सम्मेलन था, एक ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो था। इसमें बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। ओके, अच्छा एक चीज और, सिक्किम दोस्तों याद रखिएगा भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य है। जब से ये बना है कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी और आगे भी पूछा जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य है। वैसे अगर दुनिया में बात करें तो दुनिया में भी पहला पूर्ण क्षेत्र है ये सिक्किम ही। ठीक है, इसकी थीम है इस बार की जो ये एक्सपो हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी। अगला, SBI के रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितनी रहेगी? तो SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों अभी एक रिपोर्ट जारी करके बताया है
कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% से 8.5% के बीच में रहने वाली है। सेम वही है जो भारत सरकार ने डाटा जारी किया हुआ था। ठीक है, तो ये इसमें कुछ नया नहीं बताए हैं, हालांकि अपना इन्होंने मत दिया है, इसके पीछे अपना लॉजिक दिया है। ठीक है कि क्या कारण रहेगा, कैसे क्या रहेगा, जीडीपी कैसे ग्रो करेगी और 8.2 से 8.5% के बीच में कैसे रहेगी। तो ये एसबीआई का एसबीआई का एक शोध पत्र आता है इको रैप, इसको नाम याद रखिएगा। तो इको रैप के द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है। इसने ये भी बताया है कि क्वार्टर 4 में जीडीपी वृद्धि दर 40 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है, जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा जो जारी की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस के द्वारा, कार्यालय के द्वारा जो जारी की जाती है, उसकी तुलना में 1 लाख करोड़ रुपए कम है। ठीक है, अब देखना होगा क्या आता है एग्जैक्ट। हालांकि अभी क्वार्टर 4 का जो है वो 31 मई को रिलीज होने वाला है। ठीक है, डाटा सरकार की तरफ से, तो उसी में पता लग जाएगा। फिलहाल यहाँ पर एसबीआई आया है, तो एसबीआई की मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम आप याद रखेंगे सौम्य कांति घोष, जिन्होंने इसकी घोषणा करी हुई है। बाकी बेसिक तो आप जानते ही हो दोस्तों कि 1955 में स्थापना हुई थी 1 जुलाई को एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, और मुंबई में हेडक्वार्टर है। दिनेश कुमार खारा जी इसके वर्तमान में है दोस्तों अध्यक्ष। अभी हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डाटा की जो अभी रिसेंटली रिलीज हुए हैं, चर्चे में आए हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स 15.08% आ गया है, जो कि 1998 के बाद से रिकॉर्ड हाई स्तर है पिछले 24 सालों का। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई जो है दोस्तों ये 7.79% पर पहुंच गया है, जो कि दोस्तों पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड हाई है 2014 के बाद से। कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई ने बढ़ा करके 4.5% कर दिया है। रिवर्स रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, 3.35% ही है। रेपो रेट में भी परिवर्तन किया गया, इसको इंक्रीज किया गया, 4.40% है करंट टाइम पर। ये डाटा आप याद रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अगला देखते हैं, भारत सरकार ने कब से कागज के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। तो भारत सरकार ने घोषणा करी हुई है कि अब से 1 अक्टूबर के बाद से अगर कोई कागज का इंपोर्टेशन करता है बड़े मात्रा में, तब फिर उसके लिए रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा उनके लिए जो बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कॉपी लेने जाओगे कहोगे कागज इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो कंपनियां, जो फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी मात्रा में कागज इंपोर्ट करती हैं अन्य देशों से, उनको या फिर और भी कई प्रकार के जो पेपर्स आते हैं, उनको किसी भी प्रकार का अगर आयात किया जाता है तो उस पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। सरकार को जानकारी भी लगातार देनी होगी। इस पर अभी सरकार ने दोस्तों कागज आयात निगरानी प्रणाली जो है, इस पर इसकी नीतियों में, इसकी पॉलिसीज में कुछ संशोधन किया हुआ है। और इसके तहत बताया गया है कि न्यूज़ प्रिंट, हस्त निर्मित कागज, वॉलपेपर, डुप्लीकेटिंग पेपर, कोटेड पेपर, मतलब लगभग सभी प्रकार के पेपर, सिर्फ करेंसी पेपर, बैक बॉन्ड, चेक पेपर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर और इससे रिलेटेड जो पेपर हैं, इन पर छोड़ करके बाकी सभी पेपर पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, आप देख पाएंगे ये सभी जो पेपर हैं दोस्तों, ये बैंकों के द्वारा मंगवाए जाते हैं और आरबीआई इसको मंगवाती है छपाई वगैरह कराने के लिए। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस। तो इन सब पेपर को छोड़कर बाकी सभी पर पंजीकरण अनिवार्य होगा, सरकार को जानकारी देनी होगी। कागज का उपयोग करने वाला पहला देश अगर बात करें तो चाइना है। चाइना ही पहली बार कागज का यूज किया था, ऐसा इतिहास में पाया जाता है। ठीक है, अगला, आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितना पदक जीता। तो दोस्तों भारत ने कुल 33 पदक जीते हैं और मेडल टेबल में आ गया है इंडिया टॉप पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही दोस्तों कि इंडिया डेफिनेटली टॉप करेगा, और ये हर बार की बात है। इंडिया पिछली बार भी टॉप किया था, इस बार भी टॉप किया हुआ है। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में इंडिया का प्रदर्शन हमेशा से बेहतर रहा है। शूटिंग में दोस्तों इंडिया हमेशा जबरदस्त प्रदर्शन करता आया है। तो इंडिया ने 33 मेडल्स जीते हुए हैं। अब इन 33 मेडल में दोस्तों 13 तो हैं गोल्ड मेडल, 15 हैं सिल्वर मेडल और 5 हैं ब्रॉन्ज मेडल, कुल 33 मेडल्स आए हुए हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की बात करें तो जर्मनी के सुहल में ये आयोजित किया गया 2022 का संस्करण, और इसमें भारत का नेतृत्व जो था वो मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने किया था, महिला और पुरुष टीमों का। चलिए, तो 4 गोल्ड मेडल के साथ इटली दूसरे स्थान पर रहा मेडल टेबल में, ये भी आप याद रखेंगे। दूसरे स्थान पर इटली और टॉप पर रहा इंडिया। अगला, हाल ही में किसने भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन किया।
तो भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अभी हाल ही में दोस्तों दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव मनाया गया। नाम था भारत ड्रोन महोत्सव। क्या नाम था? भारत ड्रोन महोत्सव, या कहें कि भारत ड्रोन फेस्टिवल। 27 और 28 मई 2022 को ये आयोजित किया गया दिल्ली के प्रगति मैदान में। 2 दिवसीय ये महोत्सव था और इसमें बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारे स्टार्टअप्स आए ड्रोन से रिलेटेड, जो अपना अपना प्रदर्शन किए। 1600 से ज़्यादा इसमें टोटल प्रतिभागी थे जो हिस्सा लिए, इस कार्यक्रम को देखने आए थे। अगर हम लोग बात करें सबसे पहला ड्रोन महोत्सव या मेला कहाँ आयोजित किया गया था, तो आप बताएंगे ग्वालियर मध्य प्रदेश में। भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थापित किया जा रहा है। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, इन सब जगह स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक का सबसे बड़ा अगर ड्रोन महोत्सव पूछा जाए तब तो आप बताएंगे नई दिल्ली का ये वाला जो हुआ, और पहला अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे ग्वालियर में हुआ था। क्लियर? बिल्कुल। अगला देखते हैं। हाल ही में WTO समिति के नए अध्यक्ष कौन बने, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के दोस्तों नए अध्यक्ष बन गए हैं अनवर हुसैन शेख। अनवर हुसैन शेख, इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये भारतीय हैं और भारतीय राजनयिक हैं, या कहें कि भारत के अधिकारी हैं। तो भारतीय अधिकारी अनवर हुसैन शेख जी को WTO समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये क्या करेंगे? ये दोस्तों व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर विश्व व्यापार संगठन जो है WTO जो है उसकी कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। तो विश्व व्यापार संगठन ने इन्हें चुना हुआ है, जिसके बारे में अगर बात करें तो 1995 में स्थापित हुआ था और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अभी तक 164 देश इससे जुड़ चुके हैं। अध्यक्ष हैं इसके नकोंजी ओकोंजो इवाला। कौन है? नकोंजी ओकोंजो इवाला। अगला, अच्छा, एक WTO होता है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाला, एक WTO होता है UNO वाला, UNWTO, ये होता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर दूसरा है, इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड में है। ठीक है, और ये WTO जो है इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। दोनों अंतर है, याद रखना है। अगला, हाल ही में भारतीय नौसेना का सर्वेक्षण पोर्ट निर्देशक कहाँ लॉन्च किया गया, तो दोस्तों निर्देशक को अभी हाल ही में INS निर्देशक, देखो INS आप लगा देना अपने मन से, क्यों? क्योंकि भारतीय नौसेना का है। तो INS यानी इंडियन नेवल शिप निर्देशक जो है इसको कमीशन किया गया। कहाँ पर? कट्टुपल्ली चेन्नई में। कट्टुपल्ली चेन्नई में इस पद का अभी हाल ही में कमीशन किया गया है। कमीशन मतलब शामिल किया जाना। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही अगर आपको याद हो दोस्तों, तो अभी 17 मई को, ये तो 26 मई की बात थी, 26 मई की बात थी, अभी 17 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 2 फ्रंट लाइन युद्धपोत को शामिल किया था, कमीशन किया था, INS सूरत और INS उदयगिरी। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। क्लियर है? अच्छा, ये INS है, अभी यही इंडियन कोस्ट गार्ड का यानी भारतीय तटरक्षक बल का कोई जहाज होता है, शिप होता, तो हम लोग क्या लिखते हैं? ICGS लिखते हैं, ICGS, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। ठीक है, तो आप नाम से ही पहचान जाओगे। भारतीय नौसेना के बारे में अगर बात करेंगे तो नौसेना दिवस दोस्तों मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल R हरि कुमार। ई बुक्स आई हुई है और आप सबको पता है दोस्तों, जैसा कि CHSL का एग्जाम चल रहा है और जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, क्योंकि 2021 का करंट अफेयर खूब भर भर के पूछ रहा है। तो आप इस ई बुक को ले सकते हो, इसमें सभी चीजें आपको चैप्टर बाय चैप्टर बताई गई हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। 100% कवरेज है, बहुत ही सरल भाषा में मेरे द्वारा लिखी गई एक एक लाइन दोस्तों एक्सप्लेनेशन के साथ दी गई है। आप इसे ले सकते हैं चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। हर एक एग्जाम की, आप किसी भी एग्जाम की क्यों न प्रिपरेशन कर रहे हो, ये रामबाण साबित होने वाली है। MZT ऐप पर जाइए और इस ई बुक को लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको ये मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप से भी ले सकते हो, व्हाट्सएप का नंबर आपको यहीं पर टाइटल में दिख जाएगा वीडियो के। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश की भी ई बुक आई है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। अगला, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड जीता, तो शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड जीता है दोस्तों पश्चिम बंगाल ने। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल स्कॉच अवार्ड जीत गया है। बहुत सारे स्कॉच अवार्ड मिल चुके हैं पश्चिम बंगाल को, आपको पता होगा। रिसेंटली इससे पहले भी कई पुरस्कार अभी स्कॉच अवार्ड मिले कई क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल को। ठीक है, तो अभी हाल ही में एजुकेशन के लिए शिक्षा के क्षेत्र में स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन दिया गया। इसे दिया गया मतलब अनाउंस किया गया है, दिया तो जाएगा 18 जून को। 18 जून को नई दिल्ली में इंडिया गवर्नेंस फोरम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, वहीं पर इसको दिया जाना है। ठीक है, स्कॉच अवार्ड के बारे में बात करें तो 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी। अच्छा,
पिछली बार अभी एक केंद्रीय मंत्री को दिया गया था, किसे दिया गया था? अर्जुन मुंडा को। अर्जुन मुंडा को जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं, इनको पिछली बार दिया गया था, ठीक है ना, ट्राइबल के लिए पिछली बार। तो ये आप याद रखेंगे। और अगर इंडिविजुअल पूछा जाए तो आप ये बताएंगे, अगर राज्य पूछा जाएगा तो आप पश्चिम बंगाल बता देंगे। पश्चिम बंगाल आया है, यहाँ पर देख पाओगे आप वेस्ट बंगाल ये रहा, ये यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है ना। और यही कारण है कि असम और सिक्किम से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, बिहार से शेयर करता है, झारखंड से और उड़ीसा से तो शेयर करता ही है अपना बॉर्डर। कोलकाता है कैपिटल, जो कि भारत की भी पूर्व कैपिटल रह चुकी है। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी से ममता बनर्जी जी दोस्तों लगातार तीसरी बार यहाँ पर सीएम बनी है। जयदीप धनखड़ जी यहाँ के गवर्नर हैं। और मोती झील, मिरिक झील, रविंद्र सरोवर, सिंचल झील यहाँ पर प्रमुख झीलें हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व, लोथियान वन्य अभ्यारण्य ये यहाँ पर है। और बक्सा टाइगर रिजर्व तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है, याद रखेंगे आप। और इसके बाद दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की चाय भी आप याद रखेंगे, सबसे पहले जीआई टैग पाया था। अगला, हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बॉलीवुड स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, तो इनको सम्मानित किया गया है। इनको किसके द्वारा पुरस्कार दिया गया? विसेंट डी पॉल के द्वारा, जो कि एक एमी पुरस्कार विजेता अमेरिकी एक्टर हैं। तो इनको नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को सम्मान दिया गया है सिनेमा में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। अगला, हाल ही में आईबीए समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में आईबीए यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों लवलीना बोरगोहेन को। लवलीना बोरगोहेन आपको पता होगा ये असम की हैं और मुक्केबाज हैं। इन्होंने दोस्तों ओलंपिक में, अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें इंडिया के लिए ब्रॉन्ज जीता हुआ था। तो ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक विजेता, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता को आईबीए यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा अभी एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, इसको कैसे चुना गया है इनको? तो इनको दोस्तों वोटिंग के माध्यम से चुना गया है, वोटिंग किया गया था और सबसे ज्यादा वोट इनको मिले हुए हैं, इस वजह से ये चुनी गई हैं। इनके अलावा दोस्तों शिवा थापा को भी चुना गया है, ये भी भारतीय मुक्केबाज हैं। इनको भी आईबीए पुरुष विश्व चैंपियनशिप के दौरान चुनाव जो हुआ था उस टाइम पर एथलीट समिति का सदस्य चुना गया था। क्लियर है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के बारे में बात करें, 1946 में स्थापना हुई थी, लुसाने स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं उमर किरमलिन। लवलीना बोरगोहेन को दोस्तों असम का डीएसपी भी नियुक्त किया जा चुका है, डीएसपी, ठीक है, असम का। इनको भी और ढेंग एक्सप्रेस हिमा दास को भी असम का डीएसपी नियुक्त किया जा चुका है, याद रखिएगा दोनों। तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास भी। और आंसर ऑफ द लास्ट डे क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, जो मैंने कल आपसे पूछे हुए थे उसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में हुई, फिर 1896 में यानी 2 साल के बाद से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो गई। बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे? तो 7 गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है। चलिए बात करेंगे आज के दिन के क्वेश्चंस की। आज आपको इन 2 क्वेश्चंस का आंसर करना है। बांग्लादेश की पहली जनगणना कब हुई थी? बांग्लादेश में पहली बार जनगणना कब हुई? पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? उन राष्ट्रपति का नाम क्या है? आप ये भी बता देंगे। भारत का पहला लेवेंडर महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? ये भी आप बताएंगे। चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। इस वीडियो की अगर आपको क्विज वगैरह सॉल्व करनी हो, पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो सिंपली जाओ आप गूगल प्ले स्टोर पर एमजेटी ऐप डाउनलोड करो, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाने वाली हैं सिस्टमेटिक ढंग से। ई बुक भी आप लेना चाहते हो तो ई बुक भी ले सकते हो, सीबीटी 2 का बैच आया हुआ है इसको भी ले सकते हो, जीएस को अपना स्कोर कर सकते हो बूस्ट, और हमारे जो भी पेड बैचेज हैं इनको भी आप लेकर के तैयारी कर सकते हो। चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।